हेलो दोस्तों, मैं आपकी सारथी निरूपी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि को सरल या शॉर्ट तरीके से नहीं, सटीक तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आप सफ़र में नहीं सफलता में रहें। और सुपर टेट की सुपर क्लासेस के लिए आज ही हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की जो दोस्तों नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप सुपर टेट की सुपर तैयारी के साथ इस बार सिलेक्शन ज़रूर लें। जो लोग 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गए उन्हें भी जल्द से जल्द सिलेक्शन मिले, या जो पहली बार दे रहे हैं उन्हें भी सफलता शीघ्र मिले। तो सफलता के लिए सरल नहीं, सटीक पढ़ें। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के सभी भागों को। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम संधियाँ पढ़ रहे थे दोस्तों। संधियों में हमने संधि के प्रकार, संधि का अर्थ, संधि विच्छेद व स्वर संधि के सभी भागों को पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम व्यंजन संधि के सभी भागों को पढ़ेंगे। दोस्तों, आपकी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली संधि होती है व्यंजन और गुण संधि। विसर्ग संधि आपसे बहुत ही कम पूछी जाती है, बाई चांस सबसे पूछी जाती है, बट हम सभी संधियों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं, अगर आप सरल और शॉर्ट ना पढ़ के सटीक पढ़ें, जिससे कि आप सफ़र में नहीं सफलता में होंगे, आप शीघ्र सफलता को प्राप्त करेंगे। आप जब भी शॉर्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं ज़रा सी चूक करके, ज़रा सी गलती करके आप अपने सिलेक्शन को रुकवा लेते हैं। तो दोस्तों, ये गलती दोबारा से ना करें और सरल शॉर्ट ना पढ़ के आप सटीक पढ़ें, अच्छा पढ़ें, जिससे कि आप सफलता को प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे व्यंजन संधि। पर उससे पहले अगर दोस्तों आपने मेरे संधि के वीडियो नहीं देखे हैं तो उससे पहले पहला और दूसरा वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आपको संधि समझने में आसानी हो। और आज हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सरल तरीके से आपको आसान तरीके से ये बताऊंगी। एक सटीक तरीका होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से कौन सी संधि आपसे ज़्यादातर पूछी जाती हैं, और जो संधि के भाग है उसमें अगर आपसे सूत्र आता है। अगर आप कभी स्टेट लेवल के टेट में संस्कृत लेते हो एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, तो आप किस तरीके से संस्कृत और हिंदी को साथ में लेके चल सकते हो, ये भी बताऊंगी। अगर सुपर टेट की आपको सुपर तैयारी करनी है तो संधियाँ ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर आपके सिलेक्शन पर भारी पड़ सकता है, तो कोई भी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि को। तो व्यंजन संधि के दोस्तों यहाँ पे 6 भाग होते हैं। एक तो सचुत्व, श्रुष्टुत्व, जसत्व, सचत्व और अनुस्वार और अनुसिका। दोस्तों, यहाँ पे 6 प्रकार की संधियाँ होती है, जिसमें से आपकी पहली, दूसरी और तीसरी ज़्यादातर पूछी जाती। सचुत्व और प्रशस्तु और जसत्व जो संधियाँ हैं आपकी ज़्यादातर व्यंजन संधियों में पूछी जाती है, और उनकी पहचान क्या होती है, इनका जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, वो आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, आपने कई सारे शॉर्ट वीडियो देखे होंगे जिसमें पहचान बताई है, पर दोस्तों क्या होता है कि हर बार वही क्वेश्चन रिपीट होके नहीं आते। आपको मैं संधि पढ़ाने के बाद बहुत अच्छे से जो उदाहरण है, जो अपकमिंग क्वेश्चन में आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, टेट में हो, स्टेट में हो, लेखपाली में हो, कहीं पर भी पूछे गए हैं, उन सभी का मैं एक स्ट्रॉन्ग जो है आपके सटीक जो प्रश्नोत्तरी है वो लेकर आऊँगी। आप उसे सॉल्व ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े आप कभी सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। शॉर्ट में मत रहिएगा, सटीक पढ़िएगा और सफल हो जाइएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है अगर व्यंजन संधि में, तो होती है सचुत्व संधि, जिसे कि हम इस्तो, सचुना, सचु कहते हैं। ये संस्कृत का सूत्र होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूँ, जब कभी भी आप संधि सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको महस्वर सूत्र का ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद आपको हमेशा जब भी आप संधि सीख रहे हो उसमें आपको संधि का जो सूत्र होता है, अगर आप उसे याद कर लेते हो तो यकीन मानिए कभी भी आप संधि में कोई गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो इसका सूत्र दिया है सचुत्व संधि का, वो है इस्तो धन, आपका मतलब इस्तो, सचुना, सचु। मतलब यहाँ पे इसका मतलब है स, और तो का मतलब है त वर्ग के सभी वर्ण, और जो भी वर्ण है मतलब आते हैं। तो अगर आपके खंड के यानी विच्छेद, संधि विच्छेद के बाद अगर इनमें से कोई भी वर्ण आता है, मतलब शा, ता, था, दा, धा, ना, तो वो आपका सचुना यानी श यानी सचुना यानी श और प्लस चा वर्ग प्लस ना में परिवर्तित होगा, यानी सो, च, छ, ज, झ, ञ। सचु यानी अगर इनमें से कोई आता है तो ये एकदम अंतिम वर्ड में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी सो, सचु यानी सो, और च वर्ग में यानी एज इट इज़ आपके इसी में चेंज हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कुछ उदाहरणों के तहत।
तो चलिए हम उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपका, अगर हरिशस्यते आता है तो हरि धन यानी जो सा है वो किस में बदल जाएगा, अपोजिट अब लेके चलते हैं इसको, ये जो सा है वो श में बदल जाएगा तो हो जाएगा हरीश। अब यहाँ पे एज इट इज़ सेकेंड वर्ड जो आपका आता है, दूसरा पद, मतलब जो दूसरा संधि विच्छेद के बाद पद आता है, या कह सकते हैं जो भाग में आपका भाग आता है वो एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपशेते हम लिख देंगे। अगला शब्द ले लेते हैं जहाँ पे तज जय है, यानी जो दा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका दा दे रखा है यानी दा है, तो ये दा किस में परिवर्तित हो जाएगा, जा में। तो इस तरीके से दोस्तों आप संधि और संधि विच्छेद दोनों इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अब हम संधि और संधि विच्छेद दोनों कर लेंगे। अब ये तो होगा दो। अब अगर हम चाहें कि अगर कोई और शब्द हो जाए, क्योंकि हमेशा क्या होता है संधि में आपसे हमेशा वही शब्द नहीं पूछा जाता। अब चलिए हम एक उदाहरण और ले लेते हैं यहाँ पे, सज्जन। तो सज्जन में देखिए दोस्तों यहाँ पे है आपका ये आधा वर्ड जो है हमेशा आधा मिलेगा, जब भी कोई शब्द मिलेगा आपको उसका आधा मिलेगा बीच में, यानी और वहीं से आपको संधि हमेशा तोड़नी है। जैसे यहाँ पे सज्जन दे रखा है तो यहाँ पे जो जा है यानी सेकंड वर्ड के बाद जहाँ पे आधा वर्ण आपको दिखता है, हमेशा दोस्तों आपको क्या है उस आधे वर्ण को जो है आपको वहाँ से संधि को विच्छेद करना होता है, यानी यहाँ पे लिख लेंगे सा। अब ये जा है, जा किस में परिवर्तित होता है दोस्तों, हमारा जा यहाँ देखिए दा में परिवर्तित होगा, तो ये हो जाएगा सद धन। अब यहाँ क्या क्या है, जन, तो सद धन जन, सज्जन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा व्यंजन संधि में इजीली हम किसी भी संधि को विच्छेद कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, जहाँ से, मतलब यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ, जहाँ से आधा शब्द या हम कहते हैं वर्ण आए, वहाँ से संधि आपको विच्छेद करनी है, यानी कह सकते हैं अलग करनी है, संधि विच्छेद करनी है, और वहीं से आपको जो शब्दों का परिवर्तन है वो करना है। ठीक है, अगला हम ले लेते हैं उदाहरण, जैसे ये हो गया सज्जन। अब अगला हम उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, आप नेक्स्ट ले लेते हैं कि राम चुनौती, जो रामस चुनौती ले लेते हैं, तो रामस चुनौती लेंगे तो हम हो जाएगा हमारा राम सिच नोती, रामेशिच नौती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है श, ये सा जो है हमेशा किस में परिवर्तित होगा, श में, तो यहाँ पे लिख लेंगे रा म धन, ये जो श है ये श में बदल जाएगा और धन हो जाएगा, चा की जो शा पे मात्रा वो चा पे चली जाएगी, और ना के और एज इट इज़ हम ऐसे लिख देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा जो वर्ण है वो सेकंड यानी दूसरे ही शब्द वर्ण जो मिलेगा आधा, हो सकता है आपको वो वर्ण जो है तीसरे पे मिल जाए। तो मोस्टली क्या होता है दूसरे या तीसरे पे आपको अवश्य आधा वर्ण मिल जाएगा, और वहीं से आपको संधि विच्छेद करनी है और शब्दों का परिवर्तन करना है। इस तरीके से आप आसानी से जो है इसे परिवर्तित कर पाएंगे। अगले पे आ जाते हैं प्रश्रुत संधि, यानी प्रष्टु नष्टा, यानी प्रष्टु नष्टा, प्रष्टु नष्टा। अब यहाँ पे क्या है, जो प्रष्टु है यानी श जो है वो आपका यानी श और तावर्ग, जितने भी श और तावर्ग हैं वो टावर्ग में परिवर्तित होंगे। ठीक है, यानी आपका जो श है तथा आपका जो टावर्ग है वो हमेशा क्या है कि इस्तो, यहाँ पे इस्तो जो है वो छिपा हुआ है, तो इस्तो ले लेंगे, यानी इस्तो जो भी आधे वर्ण इसमें आएंगे, ये जो शब्द आएंगे वो हमेशा आपके आधे यहाँ पे आते हैं, और इनको ही हम परिवर्तित करते हैं, यानी या तो ये शब्द आधा आ जाएगा या तो ये शब्द आधा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस्तो जो है यहाँ पे छिपे हुए होते हैं, तो इस्तो जो है आपकी संधि में नहीं मिलेंगे, आपको विच्छेद में वो शब्द लिखने हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो इस्तो हैं वो आपको साक्षात्कार आपके सामने आ सकते हैं, इस्तो आ सकते हैं, सचुना आ सकते हैं, पर यहाँ पे प्रश्नुना के जो भी क्या कहते हैं वर्ण हैं, यानी टा ठा डा ढा ना, ये आपका निया जो है वो हमेशा आधा आएगा, और इसी को आपको स्पष्ट यानी पूरा करना है संधि विच्छेद में। तो हम संधि ले लेते हैं सबसे पहले मटिका। ठीक है, यहाँ पे आधा टा है तो टा किस में परिवर्तित हो जाएगा हमारा, देखिए टा जो है हमारा वो ता में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर मत धन टिका। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों अगला ले लेते हैं कृष्ण। तो यहाँ पे जब कभी भी कृष्ण आता है
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको शा ले लेते हैं और जो ना होता है वो हमेशा यहाँ पे ले जाते हैं, तो हमेशा गलत हो जाता है दोस्तों। तो जब भी आपको इस तरीके का शा मिलता है, हमेशा याद रखिए, शा मिले या ट वर्ग की कोई भी लाइन मिलती है आपको, तो हमेशा आपको इस लाइन के इस नियम के अनुसार चलना है, ता था दा धा। अब यहाँ पे जो श है वो हमेशा किस में बदल जाएगा, शाह हमारा शाह में बदल जाएगा, तो यहाँ शाह हो गया कृष धन। बाकी जो है णा जो है किस में बदल जाएगा, हमारा णा जो है वो हमेशा ना में बदल जाएगा, तो कृष्णा। तो प्रश्रुत संधि जो एक ऐसी संधि होती है, इकलौती ऐसी संधि है जिसमें आपको बीच का और अंतिम वर्ण बदलना पड़ सकता है। अगर आपका वो वर्ण जो है स्तो से, ये स्तो से नहीं बल्कि प्रश्रुत से है, प्रश्ना से है, तो आपको परिवर्तित करना पड़ सकता है। तो इसी तरीके से ये हमारे 2 उदाहरण हो गए हैं। अब हम चाहें तो इसमें एक और उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक और उदाहरण के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका आ जाए पुष्ट, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुष्ट का जो संधि विच्छेद वो क्या है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुष्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा पुष्ट। अब यहाँ पे पुष्ट में जो हमारा पू है वो हम एज इट इज़ ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे जो यहाँ पे है आपको पता है कि शा का हमेशा शा हो जाता है, तो पुष्ट धन अब क्या है ट, पुष्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा पुष्ट धन टा हो जाएगा, यानी पुष्ट, पू धन पुष्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुष्ट से कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगला हम और ले लेते हैं रामश्रेष्ठ, यानी अगर हम दूसरा उदाहरण लें, क्योंकि उदाहरण हमेशा दोस्तों जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लें अगला उदाहरण राम, ठीक है, और श्रेष्ठ, राम श्रेष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ पे राम तो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे परिवर्तन कहाँ से करना है, क्योंकि यहाँ पे ये शाह है तो रामस हो जाएगा और धन आ जाएगा। अब और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे श्रेष्ठ, तो यहाँ पे श्रेष्ठ को हम श कर देंगे, तो श्रेष्ठ हो जाएगा रामधन श्रेष्ठ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका श्रेष्ठ हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से जो है आपका परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पे इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं, जब कभी भी प्रश्न आएगा तो स्तो शब्द में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है, सिंपली। तो हमेशा क्या है, आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर आप संस्कृत और हिंदी की, जो सामान्य हिंदी की संधि समास, या फिर आप जो है पढ़ना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपके यहाँ से नंबर कटे, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें दोस्तों। सरल तरीका कुछ भी आपको मिल सकता है, पर उससे क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हमारी छूट जाती है जो सटीक प्रश्न पत्र में हम उस दिन नहीं कर पाते, और हमारा जो सिलेक्शन है वो रुकता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ हर बार कि सरल नहीं, सटीक पढ़े और सफल रहे। अगले पे आ जाते हैं दोस्तों हम यहाँ पे जसत्व संधि, जिसे कि हम झलादन जसोड़त कहते हैं, यानी क च ट त प जो भी वर्ग है उसके वर्ग का श श ह और कुल जो 24 वर्ण हैं आपके, वो जस प्रत्याहारों में, यानी 5 वर्णों का तीसरा वर्ण आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब कभी हम किसी बुक के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं और संधि हमें कहाँ से नहीं समझ में आती, जब वो कहते हैं कि जस प्रत्यय से, अक प्रत्यय से, यण प्रत्यय से, या फिर अच प्रत्यय से, यहाँ से लेकर इस प्रत्यय का उसमें बन जाता है, उस प्रत्याहार का उसमें बन जाता है, जब हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हम महस्वर सूत्र पढ़ते नहीं हैं, फिर उसमें क्या है कि हमें पहचानने में गलती होती है। तो इससे पहले मैंने महस्वर सूत्र को थोड़ा सा समझाया है, उसे पढ़िएगा। बाकी मैं अपकमिंग वीडियो में महस्वर सूत्र को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी और ये भी बताऊँगी कि किस तरीके से आप इन्हें संधि में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जाता है कि जो जस प्रत्यय है उसमें जितने भी वर्ण हैं उनका तीसरा वर्ण आएगा, ठीक है। अब हमें पता तो होना चाहिए कि जो यहाँ पे क च ट त प है, तो ये एक तरीके के वर्ग हैं, यानी क ख ग घ घड़ा, च छ छ ज ज ट ठ ठ ड डाड़िया, और त थ थ द ना, और प फ भ भ मा श श श श ह, ठीक है। तो ये कुल 24 हो जाते हैं। अब इनमें कैसे परिवर्तन होता है चलिए वो सीख लेते हैं। यानी पहला जो है, अगर इनमें से कोई भी आता है क च ट त प और श, कोई भी आता है एटलीस्ट, तो आपको इसका तीसरा वर्ण लिख देना है, ईजिली सिंपली, बिना कुछ सोचे समझे। तो चलिए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला हो जाता है अजंता। तो ज है, जा देखिए कहाँ पे मिल रहा है आपको, जा किस में बदलेगा हमारा, च में। तो ये रहा ज, ये हमारा बदल जाएगा 1 2, यहाँ से इसको भी जोड़ लेंगे 1 2 3, तीसरे में बदल जाएगा यानी च हो जाएगा। तो अच धन अंता, सतगति, दो है, दा किस में बदलेगा, तीसरे में, तो किस में बदल जाएगा, तीसरे में, यानी शतधन गति, ठीक है।
तो यहाँ पे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन रहता है। अब बात करते हैं अपदंत की, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके की होती हैं आपकी जसत्व संधि में, कि पहला तो पदंत होता है, दूसरा अपदंत होता है। पदंत जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा आधा वर्ण है उससे पहले का जो वर्ण है उसे हम उसमें परिवर्तन होता है आधे वर्ण के पहले वाले में, या दूसरे वर्ण से जो भी आपको जहाँ पे मिल जाए, यानी जहाँ पे आपको तीसरा वर्ण मिल जाए उनके बाद का तीसरा आपको लिखना है। यानी यहाँ पे आपको मिल गया गा, जा, डा, डा, बा, बा, श, कुछ भी मिलता है एटलीस्ट, तो आपको उसमें क्या है परिवर्तन करना है पहले वाले में। अगर पहला मिलता है तो आपको तीसरे वाले में परिवर्तित करना है। यानी हम सीधे से कह सकते हैं कि यह अगर पहला दे रखा है तो हम तीसरे में बदलेंगे, अगर तीसरा दे रखा है तो हम पहले में बदल देंगे, ठीक है। तो ये भी एक नियम के तरीके से होते हैं, रूल होते हैं जिसके थ्रू आप इजीली जो है संधि को कर पाएंगे। अब अगले पे आ जाते हैं आपदंत पे। आपदंत में क्या होता है कि जब भी कभी आपका तीसरा वर्ण दिया गया है तो आपको चौथे में एटलीस्ट चेंज कर देना है, ठीक है। तो अगर गा दिया है तो घा लिख देंगे, जा दिया है तो झा लिख देंगे, डा दिया है तो डा लिख देंगे। अगर डा से ये है आपका ड दिया है, सॉरी यहाँ पे मैंने बहुत ही गंदा कर दिया है तो माफ़ी चाहूँगी। तो उसके बाद आप डा है तो डा लिख दे, दा है तो धा लिख दे, बा है तो भा लिख दे, शा है तो हा लिख दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरा उदाहरण के थ्रू समझने के करेंगे कि शुद्धि है अगर तो शुद्ध धन धी हो जाएगा। यानी आपका द था, ठीक है, द था तो वो क्या बन जाएगा ध, ठीक है, तो शुद्ध धन धी हो जाएगा। लंबवत, बा है यहाँ पे आपका आधा, बा है तो बा किस में बदल जाएगा भ में, लंब धन वत, ठीक है, लब धन धम, लंब धम, ठीक, लबधम, सॉरी, हाँ, तो ये हो जाएगा। अब अगले में आ जाते हैं हम। तो दोस्तों इन उदाहरणों की हम आगे एक जो वीडियो होगी उनमें सभी संधियों के जो है मैं संधि लेके आऊँगी, आपको संधि पहचाननी है और उसे विच्छेद करना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल पढ़ लेते हैं सारी संधियों को, ठीक है। अब बहुत थोड़ी रह गई हैं ये संधियाँ। एक रह गई आपकी जसत्व संधि, अनुस्वार और अनुशिका। ये बहुत ही छोटी हैं, आप इजीली इन्हें समझ पाएंगे। खर प्रत्याहारों के पहले झल और प्रत्याहार वर्ण आए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का पहला वर्ण होगा। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था, जब कभी भी आप संधि पढ़ने की कोशिश करते हो बुक से तो क्यों नहीं समझ में आती है, क्योंकि उसमें खर प्रत्याहार दे दिया जाता है या फिर छल दे दिया जाता है, अच दे दिया जाता है, कच दे दिया जाता है, कुछ भी मतलब प्रत्याहार का जहाँ नाम आया नहीं वहाँ आपको परिवर्तन करने में आसानी नहीं, जटिलता आ जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि आपने शॉर्ट पढ़ा है कि ये आएगा तो ये लिख दिया जाएगा, वो आएगा तो वो लिख दिया जाएगा। अब शॉर्ट का यही रीज़न है। देखिए एक जो माइनस पॉइंट है शॉर्ट पढ़ने का या सरल पढ़ने का, वो ये है कि मेन चीज़ है, जो मेन पॉइंट है वो आप कभी भी नोट डाउन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है शॉर्ट पढ़ने का कि आप कभी भी देखिएगा जो भी टीचर आपको पढ़ाता है वो कभी शॉर्ट पढ़ के नहीं आता है, क्योंकि अगर वो शॉर्ट पढ़ के आएगा तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, आपको समझा नहीं पाएगा। तो आप भी अगर एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 आप शॉर्ट ना पढ़ें, क्योंकि शिक्षक लोगों का जीवन परिवर्तित करता है। अगर आप भी शॉर्ट के तरीक़ों पे जाएंगे, शॉर्ट पढ़ना अच्छा है, पर आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती है कि आप सटीक पढ़ें, ताकि आप जब कभी किसी को पढ़ाएं तो शॉर्ट इन शॉर्ट और एक एक्सप्लेन जो है, एक अच्छे से डिटेलिंग जो है आपके पास होनी चाहिए। तो खर प्रत्याहार जो है दोस्तों ये महस्वर सूत्र से बनते हैं। तो ये महस्वर सूत्र मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूंगी, क्योंकि जब खर प्रत्यय आपको जब तक कि समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप महस्वर सूत्र नहीं देखेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक बार महस्वर सूत्र ज़रूर दिखा दूंगी, क्योंकि संधियों को समझने के लिए सबसे ज़रूरी होता है महस्वर सूत्र। अब यहाँ पे देखिए आपको खर प्रत्यय की बात कर रहे हैं, क्या लिखना है आपको खर प्रत्यय। तो खर यानी जहाँ से खा आपका शुरू है, देखिए यहाँ पे कहाँ पे आपको खा दिख रहा है, तो यहाँ से देखिए खा है, ये खा और रा आपका जहाँ पे है ये रा। तो यानी खा खर प्रत्यय में आपका क्या क्या आ जाएगा, खा फा छ ठा ता च ट त, फिर आ जाएगा का पा श श श, ये आपके सभी क्या है खर प्रत्यय में आ जाएंगे। यानी इनमें से जब भी कोई वर्ण आएगा, यानी खर प्रत्यय में से जब भी कोई इनमें से वर्ण आएगा खर प्रत्यय का, तो झल प्रत्याहार के वर्ण हो तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का पहला वर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे झल यानी अब हम देख लेते हैं झा कहाँ से शुरू है और ला कहाँ से। तो देखिए अगर आप महस्वर सूत्र याद करते हो तो यही आपको आसानी हो जाती है संधि पहचानने में। छ झल प्रत्यय यानी झा, और यहाँ पे आपका देखिए ला कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे झल प्रत्यय में आप ला ढूंढ लें, झा है यहाँ पे, जब गढ़ 10। अब यहाँ पे आपको जहाँ भी ला मिलता है तो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे झल प्रत्यय में आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे कि भा या गड़ा जब गढ़ 10, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक के जो है आपका हल तक के
तो यहाँ पे झल प्रत्यय हो जाएगी। इन सभी वर्णों में आखिरी वर्ण जो है आपको छोड़ना है और झल प्रत्यय में सभी प्रत्याहार आ जाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। भा, ठीक है, छ भा, घ ड़ ध, ज ब घ ड़ द, ख फ च ट त व, तो त तक की रखे, क प श श श और हा। ठीक है, ये सभी जो है आपके झल प्रत्यय में आएंगे और इन्हीं के पहले के जो वर्ण है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये आपको जटिल इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने शॉर्ट पढ़ रखी है। आपको हमेशा बताया जाता है कि अगर पा है तो उसे दा में, ता है तो उसे दा में कर देंगे और ता को हमेशा दा में कर देंगे और इन शॉर्ट तरीके से हम संधि को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। यही कारण है दोस्तों कि आप जब भी चतुर्थ प्रत्यय का कोई भी उदाहरण आपसे पूछा जाता है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि आपने शॉर्ट पढ़ा हुआ है। अगर आप डिटेल से पढ़ते तो आपको पता होता कि जो खर प्रत्यय है वो झल प्रत्यय के पहले वर्ण में बदलती है। आप जबकि आपको क्या कहते हैं यहाँ पे जस्वत प्रत्यय में खर प्रत्याहार ही नहीं पता है तो आप उसे झल में कैसे बदलेंगे, नहीं बदल सकते दोस्तों, नामुमकिन सा है। तो प्लीज़ महेश्वर सूत्र को याद करिएगा। बाकी मैं डिटेल की वीडियो महेश्वर सूत्र पर ज़रूर लाऊंगी जिससे कि आप संधि समास कभी भी आपके जो 5 नंबर है वो कहीं ना जाएँ। आप हमेशा इन 5 नंबरों के साथ तो आप कम से कम कोई भी जो कमी है वो आपकी ना हो। तो यहाँ पे जो आपके चतुर्थ प्रत्यय है उसमें आपको हमेशा ये नहीं है कि ता दा में बदल जाता है। हाँ बिल्कुल बदल जाता है, पर हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपसे ता और दा के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम अगला उदाहरण ले लेते हैं जिसमें हम उत्पन्न को लेते हैं। ठीक है, अब उत्पन्न है तो यहाँ पे हमेशा जो होता है अधिकतर जो होता है वो आपका अधिकतर जो है दोस्तों ता आता है। पर अगर आपका अगर ता की जगह कुछ और आ जाता है, युगत शत आ जाता है, यानी युग, अगर आपका क्या बोला मैंने, युगुत सस्य आ जाता है। अब क्या है कि आपका यहाँ पे ता तो है नहीं, अब आपका पेपर में आ गया ये प्रश्न। अब क्या है, आप सोचोगे कि अगर यहाँ ता नहीं है तो इसका मतलब ये चतुर्थ तो बिल्कुल नहीं है, ये कोई और प्रत्यय है। आप ता को दा के उसके अनुसार दा में बदल दोगे और फिर एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब ता है ही नहीं है आपका तो अब क्या करोगे अब क्या करोगे, आपका तो ता ही नहीं है, अब क्या करोगे। अब क्या है कि आप परेशान हो जाओगे, आप उसे बदल नहीं पाओगे। ठीक है, अब क्या होता है कि आप देखो यहाँ पे क्या है, शा। आप शाह आप किस में बदलोगे बताइए, आप शाह किस में बदल सकते हो, बदल ही नहीं सकते क्योंकि आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा ना। तो यही रीज़न है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आप कैसे बदलोगे आप। ठीक, तो यहाँ पे यू 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 धन शाह जो है वो किस में बदल जाएगा, सा हमेशा आपका किस में है, जो आधा श है वो हमेशा किस में बदलेगा आपका, श में। तो युगुश श युगुश शय, ठीक है, याले शाह में बदल जाएगा युगुश शय। तो इस तरीके से आप इसे इजीली कर पाएंगे। थोड़ा सा गंदा हो गया दोस्तों शय, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे बदल पाएंगे। तो ये बहुत कम होता है जब आप कहते हो कि आप 1 नंबर से रह गए, तब जाके कभी ना कभी आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और शॉर्ट तरीका जो है आपका यहीं पे ध्वस्त हो जाता है और आप सफलता से रह जाते हैं। तो कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी हानियाँ उठानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके के उदाहरण है कुछ जिसमें आप नहीं बदल पाते हो। हालांकि मोस्टली आपका जो होता है हमेशा ता आता है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार ता आए आपका। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अनुस्वार संधि पे। ठीक है, अनुस्वार संधि क्या है दोस्तों, आपकी अनुस्वार संधि में किसी भी पद के अंत में अगर माँ आए तो कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो भी आपको क्या है, अंक की बिंदी लगा देनी है। ठीक है, माँ को हटाकर अंक की बिंदी लगा देनी है। अब देखिए यहाँ पे है नगर, नग रन गत, नगरंत। ठीक है, नगरम धन गत, यानी आपका नगरम धन गत है। तो यहाँ पे क्या है कि जो माँ है वो अंग की बिंदी बन जाएगा अगर आप विच्छेद नहीं संधि करते हैं। अगर आप संधि करेंगे तो जो अंग की बिंदी वो हमेशा माँ में परिवर्तित हो जाएगी। तो अनुस्वार संधि जो है आपकी बहुत ही ईजी है और इसका सूत्र जो होता है मोड़ अनुसारम। यहाँ पे हमेशा सूत्र में जो होता है संधि का सार दे रखते हैं दोस्तों। तो हमेशा जो है आपको संधि का सार समझने के लिए सूत्र के जो संधि के जो सूत्र होते हैं उन्हें याद करना चाहिए। हरिवंदे, हरिवंदे में क्या है, हरिम अंग की बिंदी है तो इसे हम माँ में परिवर्तित करेंगे और वंदे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले में दोस्तों, अनुनसिका, जिसे कि हम यरोण नपी नसिका नुनसिका कोवा कहते हैं। पहले पद के अंत में का वर्ण या माँ के बाद यदि कोई भी आपका नसिका वर्ण आता है, जैसे ण न्या न्या न म आने हैं, तो उसे क्या है 5वें और तीसरे में परिवर्तित कर देंगे। इसके लिए आपको दोस्तों क्या है कि आपको
इनका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिग्नाथ है तो गा है, तीसरा वर्ण इसका क्या होगा क। ठीक है, तीसरा वर्ण क्या होगा क। तो दिग्नाथ, दिग्धन नाथ। अब एत मुर श्री। ठीक है, अब एतः मुरारी, यानी दा जो है ता में बदल जाएगा, एता मुरारी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली जो है व्यंजन संधि को कर पाएंगे। तो आपकी चतुर्थ संधि में आपने देखा होगा जब एक अगर ता की जगह आपका एक शॉर्ट बता दिया गया, मोस्टली आपको क्या है शिक्षक ये बता देता है कि आप पास हो जाओ, पर जब क्या कहते हैं शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन आते ही नहीं है, पेपर हार्ड हो जाता है। पेपर हार्ड हम किससे कहते हैं? पेपर हार्ड हम उसे कहते हैं जो चीज़ हमने पढ़ी नहीं है। इन शॉर्ट जब वीडियोज़ हम पढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो ईजिली हम उसे बता नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, तो वो मेरे लिए या आपके लिए किसी के लिए भी हार्ड पेपर हो जाता है। बट जो लोग सटीक तरीके से पढ़ते हैं, यकीन मानिए उनके लिए कभी भी कोई पेपर हार्ड नहीं होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने व्यंजन संधि को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है, पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि और उसके बाद हम लेकर आएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधि टॉपिक जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, टेट में हो, लेखपाली में हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो आपके हिंदी पेपर में पूछे गए उनको मैं लेके आऊँगी। अगर आप उन संधि की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप प्रैक्टिस के साथ साथ, नियम के साथ साथ ट्रिक जो आप अपनाते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होता। सटीक पढ़िए और अच्छा पढ़ें, तो इस तरीके से आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन पेपर कभी भी हार्ड नहीं होने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्यंजन संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी अगर दोस्तों आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में आकर आप कमेंट करें और एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, मैं दोबारा से आपको ज़रूर समझाऊंगी। और अपकमिंग वीडियो के लिए दोस्तों आप क्या करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जो दोस्तों हैं आपको मिले। और अगले संधि में, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि दोस्तों हम यहाँ से पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और सुपर टेट की सुपर क्लासेस के लिए या फिर किसी भी टेट की क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ ज़रूर जाइएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपकमिंग वीडियो में फिर मिलेंगे नए तरीक़ों के साथ, कुछ नया सीखने और सिखाने को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।